नमल। आज कमरा अदालत में ठंड थी। सूरज हनूस नाराज था, हीटर भी जल रहा था, मगर ऐसे में गोया मौसम से सब बेनियाज ध्यान और तवज्जो से कटहरे में खड़े शख्स को देख रहे थे जो 40-45 बरस का मर्द था और सामने खड़े प्रोसिक्यूटर के सवाल का जवाब दे रहा था। मकतूल कमरुद्दीन से आपका क्या रिश्ता था? मैं उनका बहनोई हूँ। बोलते हुए लबों पे हाथ फेरा तो जज ने टोका, ज़रा साफ और बुलंद आवाज़ में जवाब दें। मैं उनका बहनोई हूँ। वो खंगार कर फिर से बोला। अपनी कुर्सियों पे सुमर और फारिस उसी तरह बैठे थे। सुमर कागज़ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ लिखती, फिर निगाह उठाकर संजीदगी से PW1 प्रोसिक्यूशन का गवाह नंबर 1 को देखने लगती। फारिस टेक लगाए कान की लो मसलते चुभती हुई नज़रों से कभी गवाह को देखता और कभी एक कटीली नज़र करीब बैठे नाजिम पे डालता। नाजिम वो शख्स था जिसने फारिस का शरीके जुर्म होने का दावा किया था। 29 अगस्त की दोपहर क्या हुआ था? जी, कोई लगभग 12:30 बजे का वक्त था। मैं अपनी बहन के घर काम से आया था, अभी अंदर दाखिल नहीं हुआ था। वहीं गेट पे खड़ा फ़ोन पे सुन रहा था कि एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट उतरी हुई थी करीब आई। 2 लोग सामने वाली सीटों पे बैठे थे। वो कार से उतरे, पिछली सीट से कमरुद्दीन की लाश निकालकर वहीं फेंकी और उसी तेज़ी से कार में बैठकर ये जा वो जा। फिर आपने क्या किया? प्रोसिक्यूटर ने नरमी से सवाल किया। मैं जी फ़ौरन आगे आया, लाश को सीधा किया। वो कमरुद्दीन ही था, मगर काफ़ी खून आलूद था। मैं उसे फ़ौरन हस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ये मौत वाक़या हुए चंद घंटे गुजर चुके हैं, मगर डॉक्टर ने मैयत हमारे हवाले नहीं की। हमारे? यानी कि जी, मैं और मेरा भाई, उसको भी मैंने फ़ोन करके बुला लिया था। डॉक्टर ने शाम को मैयत हवाले की, हम उसे घर ले आए। फिर सुबह हमने पुलिस को इत्तला दी। जो 2 लोग कार पे लाश फेंकने आए थे, आप उनको पहचान लेंगे? जी हाँ जी। ये दोनों, पहले फारिस की तरफ इशारा किया, ये ड्राइविंग सीट पे था, और ये नाजिम की तरफ उंगली उठाई, ये फ्रंट सीट पे था। क्या उन्होंने चेहरे पे कोई निकाब पहन रखे थे? नहीं जी, मुंह खुला था, बिल्कुल साफ और वाज़िया। प्रोसिक्यूटर ने सर को खम दिया और फिर वापस अपनी कुर्सी की तरफ आते हुए जुमर को देखकर योर विटनेस कहते हुए जरा की दावत दी। जुमर अपनी जगह से उठी और कदम कदम चलती कटहरे के करीब आई जहाँ वो बहनोई खड़ा था। यहाँ से फारिस को उसका नीम रुख दिखाई देता था। आते बंदे घुंघराले बाल, पुश्त पे और नाक में दमकती सोने की नथ। उसे बेख्तियार स्याह डिब्बी में मुक़य्यद वो लौंग याद आई जो अभी उनके कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। जुमर ने उस रात के बाद उसे छुआ तक न था। चेहरे पे बेपनाह संजीदगी लिए उसने बहनोई मोहम्मद इकबाल को देखा। इकबाल साहब, सैटेलाइट फ़ोन की कीमत कितनी होती है? जी, इकबाल ने उलझ कर उसे देखा। प्रोसिक्यूटर कतरे बेजार सा खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। काउंसलर गैर मुतल्लका सवाल पूछ रही हैं। एक वकील के किसी सवाल पे दूसरा वकील जब एतराज़ करे तो जज या तो उस एतराज़ को ओवररूल कहकर रद्द कर देता है या सस्टेन कहकर बरकरार रखता है। ओवररूल्ड। लेकिन आप अपने सवाल का मुद्दे से ताल्लुक जल्दी वाज़िया करें। जज साहब ने ऐनक के पीछे से जुमर को देखते तंबीह की। उसने तहम्मुल से सर को खम दिया और सवाल दोहराया। सैटेलाइट फ़ोन की कीमत कितनी होती है? मुझे नहीं मालूम। क्या इसलिए कि आपने कभी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया? जी बिल्कुल, मैंने कभी देखा भी नहीं। इकबाल साहब, आपने अपने बयान में कहा कि जब ये दोनों अशख्वास कार में आए तो आप गेट पे खड़े थे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मुझसे संजीदगी से पूछा। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने भाई से। आप मेरे फ़ोन का बिल चेक कर सकती हैं, गर्दन खड़ा कर बोला। जुमर ने इस्पात में सर को जुम्बिश दी। आपके बिल में 12:20 पे अपने भाई को 3 मिनट की कॉल करने का रिकॉर्ड मौजूद है। दुरुस्त। ज़रा रुकी, लेकिन उसने प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहाँ कमरुद्दीन के घर की तस्वीर प्रोसिक्यूटर ने डिस्प्ले कर रखी थी। वो सड़क जहाँ लाश फेंकी गई थी, वो गेट जहाँ बहनोई खड़ा था। लेकिन कमरुद्दीन के घर के सामने एक लड़कियों का स्कूल है, क्या आपने ये देख रखा है? प्रोसिक्यूटर अब्रू भींचकर आगे को होकर बैठा और तवज्जो से सुनने लगा। फारिस का भी कान को मसलता हाथ रुक गया, आंखें सुकेड़ी। जी, देख रखा है। जुमर वापस मेज़ तक आई और चंद कागजात उठाए। ये स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से एफिडेविट है और उसी कॉलोनी के चंद मोअज़्ज़िज़ लोगों की तरफ से हल्फनामे हैं जिनमें कहा गया है कि बारी बारी चंद कागजात जज साहब की डेस्क पे और फिर प्रोसिक्यूटर की मेज़ पे रखें कि हर रोज़ सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में जैमर लगाए जाते हैं ताकि वो लड़कियां जो छुप कर मोबाइल लाती हैं वो उनको इस्तेमाल न कर सकें। और मोहल्ले वालों के मुताबिक उन जैमर्स का दायरा इतना है कि करीबी घरों के दो वो हिस्से जो स्कूल के सामने पड़ते हैं वहाँ इन औकात में मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते, जिनकी वजह से वो काफ़ी दफ़ा स्कूल वालों से शिकायत भी कर चुके हैं। सो इकबाल साहब, मैं ये नहीं समझ सकी कि इस गेट पे जहाँ मैं खुद
12:20 पे जाकर मोबाइल से कॉल करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हूँ। वहाँ आप मोबाइल पे इतनी लंबी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? अलन ये कहकर आपके पास सैटेलाइट फ़ोन था। ऑब्जेक्शन प्रोसिक्यूटर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जुमर ने मुड़कर उसे देखा। किस वजह की बिना पे? काउंसलर गैर मुतल्लका बात कर रही हैं। योर ऑनर, इस गवाह के मुताबिक ये 12:20 पे इस गेट पे मौजूद था। सिर्फ तभी ये कार पे आने वालों की शक्लें देख सकता है, लेकिन अगर वहाँ सिग्नल नहीं आते तो फिर ये साबित होता है कि गवाह इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था और वो फ़ोन उसने किसी और जगह से सुना था। ओवररूल्ड। प्रोसिक्यूटर कदरे गैर आरामदेह सा बैठा। जज ने गवाह को जवाब देने का इशारा किया। वो अब तक संभल चुका था। मेरा ख्याल है मैंने बात घर के अंदर की थी। वहाँ सिग्नल आते हैं और मैं बात करके बाहर आया था तो मैंने देखा था कि आपको ये याद नहीं कि आपने बात कहाँ की। आपको ये याद नहीं कि आप वहाँ क्यों खड़े थे, मगर आपको ये याद है कि इन दोनों की शक्लें कैसी थीं और ये कि उनकी कार की नंबर प्लेट गायब थी। इस संजीदगी से वो पूछ रही थी। देखें, काफ़ी दिन गुजर चुके। आप फ़ौरन कमरुद्दीन साहब को अस्पताल लेकर गए थे। बात काटकर उसने अगला सवाल दागा। गवाह ने सर इस्बात में हिलाया। जी हाँ, और उनके मेडिकल मुआयने के वक्त आप वहाँ मौजूद थे? जी। तो फिर क्या वजह है कमरुद्दीन चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट पे जो दोस्त और रिश्तेदार का खाना होता है जिसमें उस शख्स का नाम लिखा जाता है जो तभी मुआयने के वक्त साथ हो, वो खाना खाली क्यों है? उसने रिपोर्ट की एक एक कापी जज और प्रोसिक्यूटर के सामने रखी। तीसरी गवाह के हाथ में दी। गवाह ने थूक निकला। सर उठाकर प्रोसिक्यूटर को देखा। वो कागज़ पढ़ते हुए तेज़ी से उठा। योर ऑनर, डॉक्टर से भूल चूक हो सकती है। इतने मरीजों की मौजूदगी में अक्सर डॉक्टर्स इस खाने को पुर करना भूल जाते हैं। वो मरीज, 2 लाशें, 2 रिपोर्ट्स। वो मज़ीद चंद कागज़ मेज़ पे उठा कर लाई और जज साहब के सामने रखे। 29 अगस्त को डॉक्टर सादत ने कमरुद्दीन चौधरी के अलावा मज़ीद 2 लाशों की मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स तैयार की थी। इन दोनों में दोस्त रिश्तेदार का खाना भरा हुआ है। अगर डॉक्टर को वहाँ याद रहा तो उसे यहाँ क्यों भूल गया? या फिर गवाह के सामने खड़े होकर मुस्कुरा कर उसे देखा। आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे, बल्कि आपको प्रोसिक्यूशन ने रटी रटाई बात कहानी याद करने को कहा। फारिस हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ से अभी तक जुमर का नीम रुख दिखाई दे रहा था, मगर उसका अंदाज़ा उसकी नर्म सी सख्ती, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो मुस्कुरा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर गुस्से से बोला और जज साहब ने फ़ौरन उसे सस्टेन कहते हुए जुमर को तंबी नज़रों से देखा, मगर वो दोनों हाथ उठाकर विड्रॉ कहती वापस कुर्सी पे जा बैठी। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं करना, मगर मैं गवाह को दोबारा जेरा के लिए बुलाने का हक महफूज रखना चाहती हूँ। अब वो अदालत को इतला दे रही थी। वारिस ने मुस्कुराते हुए कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर रुक गया और मुस्कुराहट दबा ली। अभी वो वक्त नहीं आया था कि वो उसकी तारीफ़ करता। सिंध में एक तवील अरसे की तैनाती के बाद उसको बुलाकर अपने शहर में वापस बुला लिया गया तो फारिस खुश था। उसके ख्याल में फारिस के कैरियर से कलंक का टीका उतर गया था और उसकी तरक्की के चांसेस बढ़ गए थे, मगर उसकी खुशी गुमानी चंद हफ्तों में ही ख़त्म हो गई और फारिस के कुलीग से मिलने के बाद वो सीधा कसरे कारदार की नक्सी में आया था। अब मैंने क्या कर दिया? उसने फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक के 2 कैन निकालते हुए मुस्कुरा कर पूछा था। फिर सीधा होकर पलटा तो देखा वारिस ग्लासेस के पीछे से उसको तनदेही घूर रहा है। मसला ये है कि इस दफ़ा तुमने कुछ नहीं किया। तुम मेरे बॉस की तरह क्यों बात कर रहे हो? एक कैन उसकी तरफ उछाला और दूसरा खोलकर खुद सोफे पे आकर बैठा। वारिस ने सख्ती से लब भींचे, कैन मेज़ पे पटका और उसके सामने बैठा। तुम्हारे सामने एक शख्स गन लहराता हुआ भाग गया और तुमने उस पर कोई गोली नहीं चलाई। उसने एक बच्चे को यरकमाल बना रखा था, उसकी गर्दन पे पिस्तौल रखकर, उसको ढाल बनाकर वो खड़ा था। मैं बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता था। और कैन लबों से लगाते खून भरा तो तुम्हें उसके बाजू पे गोली मारनी चाहिए थी, उस रग पे जिसके कटते ही वो ट्रिगर दबाने से मफलूज हो जाता। डोंट टेल मी कि तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया। वारिस ने कैन रखा और संजीदगी से आगे हुआ। वारिस, वो एक इंसान था। उस पर स्मगलिंग के चंद मुकदमे हों और वो एक इंसान था। मैं एक इंसान पे गोली नहीं चला सकता। इस एंगल से मेरा बेस्ट शॉट उसकी कनपट्टी पे लगता और मैं कत्ल नहीं करना चाहता था किसी को। और तुम्हें क्या लगता है वो भाग कर जो गया है तो क्या अब मस्जिद में मिलाद करवा रहा होगा? नहीं गाजी, वो जितने लोगों की ज़िंदगियाँ मंशियात से ख़राब करेगा वो तुम्हारे सर होंगी। वारिस चंद लम्हे खामोश रहा। सारा कैसी है? वारिस ने मज़ीद गुस्से से उसे देखा। टॉपिक मत बदलो। कत्ल करना जुर्म होता है, मगर ड्यूटी की लाइन में फसाद फिल अर्द करने वालों को मारना सवाब का काम होता है। क्या मालूम वो तौबा कर ले, नेक हो जाए। मैंने जो भी किया बच्चे को बचाने के लिए किया। हाँ ठीक है, मेरी कमज़ोरी है कि मैं किसी इंसान पे गोली नहीं चला सकता, मगर हो सकता है वो बदलने वाला होता और मैं उसका चांस उससे छीन लेता।
इस बात पे वारिस गाजी पूरे दिल से मुस्कुराया था। मेरी एक नसीहत सारी ज़िंदगी याद रखना फारिस, उसकी आंखों में देखकर वो ठहर ठहर कर बोला था। इंसान नहीं बदला करते, लाखों में से एक दो तो बदल सकते हैं, मगर हर कोई नहीं बदलता। ये नसीहत बुलाने में उसे चंद दिन लगे थे, मगर जहन के किसी नेहा खाने में ये अटक ज़रूर गई थी। लेकिन ये 2 दिन थे जब दिल और दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था। उसने ज़ुमर की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी, शाम की क्लासेस वो उससे लेने लगा था, और ये उसको खुद भी मालूम था कि पूरे शहर में एक यही यूनि नहीं थी। फिर वो इधर क्यों आता था? सिर्फ उसके लिए। इससे कबल इन दोनों की मुलाकात ज़्यादा ना रही थी, बल्कि रस्मी सलाम से ज़्यादा उसने कभी उससे बात ना की थी। और सिंध में क्याम की इस तवील मुद्दत के दौरान उसको वो भूल भाल भी गई थी, मगर यहाँ आने के बाद एक रोज़ उसने उसे शादी की कार से निकलते देखा था, और उसे मालूम हो गया था कि अगर उसने इस लड़की को खो दिया तो दुनिया में कोई और उसके लिए नहीं होगा। वो उसकी यूनी जाने लगा, उससे बात करने के मौके तलाश करने लगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेने के बहाने ढूंढने लगा, और वो हमेशा ही उसे एक तरह से डील करती थी, एहतराम और इज़्ज़त के साथ, मगर रिजर्व और दूर। वो खूबसूरत नहीं थी, शक्ल और सूरत में वो महज वाजबी थी, रंगत भी गंदमी माइल थे, बाल खूबसूरत थे, मगर ना वो बनने संवरने की शौकीन थी, ना वो किसी से बेवजह बात करती थी। जेवर के नाम पे वो सिर्फ नाक में नथ पहना करती थी। शायद उसे अपनी नाक बहुत अजीज थी, वो बहुत अच्छी थी, या फिर उसे अच्छी लगती थी। मोहब्बत करने वाली, मगर मजबूत, दबंग और कभी कभी ज़रा ज़िद्दी, नरम लहजे में सख्त बातें कर जाती थी। कलम से कागज़ पे लिखते लिखते किसी बेमानी बात पे वो बस एक आबरू उठाकर उसे देखती और फिर वापस काम करने लग जाती, और उसका ये अंदाज सामने वाले को पीछे हटने पे मजबूर कर देता था। वो दिल की अच्छी थी, मेहरबान और नर्म सी, उसमें हर वो खूबी थी जो उस जैसे मर्द को मुतवज्जह करती। मगर वो इस माशरे का मर्द था जिसके लिए अपनी इज़्ज़त और इज़्ज़त का भरम हर शय से ऊपर था, क्योंकि आखिर में वो थी तो बेगम वलायत के ख़ानदान से ना। किस्सों कहानियों और फिल्मों में मोहब्बत की शादियाँ सहर अंगेज़ लगती हैं, हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। वो अभी उससे शादी नहीं कर सकता था। जो भी सुनता आगे से कहता, अच्छा वो दोनों एक यूनिवर्सिटी में साथ साथ, और इससे आगे की मानी खेज मुस्कुराहटें और आंखों की चमक। फारिस की तबीयत को ये गवारा न था। बहुत सालों की रियासत के बाद कितने असबाक सीख कर और कितनी अजियत काट कर वो वारिस और नुसरत एक ख़ानदान बने थे। वो बिलाखिर उनके ख़ानदान में दूसरी बीवी का बेटा नहीं, बल्कि नुसरत और वारिस का भाई समझा जाने लगा था। वो इस इज़्ज़त पे हर्फ भी नहीं आने देना चाहता था, तो उसने ताख़ीर की, और फिर वो ताख़ीर करता गया। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कुछ अरसे बाद वो इज़्ज़त से उसके लिए रिश्ता भिजवा देगा। मंगनी, शादी, अपने शहर में पोस्टिंग, मुतवक्किल तरक्की, अच्छी जॉब, बच्चे। फारिस गाजी की ज़िंदगी की सारी तरजीहात उसके साथ थीं, बहुत ही सफाई और सलीके से आरास्ता और मुरतब शुदा। शीशों से ढकी इमारत के अंदर सूरज की नरम गरम किरणें गिर रही थी। सेक्रेटरी हलीमा अपने डेस्क के पीछे खड़ी हाशिम से बात कर रही थी, जो फ़ोन पे बटन दबाता ज़रा देर को उसकी बात सुनने के लिए रुका। सर आप ठीक हैं? हलीमा ने रुक कर पूछा तो हाशिम ने निगाह उठाकर उसे देखा। ग्रे सूट और ग्रे वेस्ट में मलबूस, बाल पीछे को जेल में बनाए वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, मगर उसकी आंखें बेख्वाबी का शिकार लगती थीं। थैंक यू हलीमा, मैं ज़रा ओवरवर्कड हूँ। फिर ठहर कर पूछा, खबर का कुछ पता चला? नहीं सर, उसकी वही ईमेल आई थी मुझे कि कुछ दिन के लिए वो रूपोश हो रहा है, पुलिस उसके पीछे है। उसके बेटे को भी उसका यही मैसेज मिला है, वो भी मुझसे कई बार पूछ चुका है। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। हाशिम ने अफसोस भरी लाइल्मी से शाने उचकाए और अंदर की तरफ बढ़ गया। रईस उसका मुंतज़िर था। दरवाज़ा बंद करते ही वो उसके सामने आया। हाशिम ने कुर्सी पर बैठते हुए उस पर एक संजीदा नज़र डाली। प्रोग्रेस सर हर तरह की टॉर्चर टेक्निक इस्तेमाल कर चुके हैं, वो नहीं एतराफ़ करता, बहुत सख्त चाल है। मैं जानता हूँ। हाशिम ने लैपटॉप खोलते हुए सर को खम दिया। उसको कड़ी निगरानी में रखो और मज़ीद कोशिश करो। मुझे उस शख्स का नाम चाहिए जिसके कहने पे उसने मेरे बाप को मारा है, या अगर वो अकेला काम कर रहा था तो मुझे उसका मोटिव सुनना है। बगैर वजह के कोई कत्ल नहीं करता। अब जाओ। अबरू से इशारा किया और फिर उन्हीं तने तसरात के साथ स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। सर फारिस गाजी का 2 दफ़ा पैगाम आया है, वो आपसे। हाँ मुझे याद है, अगले हफ्ते मैं जाऊँगा उससे मिलने। मसरूफियत और कदरे बेजारी से कहकर वो काम करने लगा। रईस सर हिलाकर मुड़ गया और हज़ारों मील दूर समंदर के किनारे पर बने होटल के तहखाने में मुस्तैद गार्ड्स उसी तरह अपनी जगह पे खड़े थे, पत्थर जैसे चेहरे बनाए, चाको चौबंद और अलर्ट। तभी शादी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकलता दिखाई दिया। उसके हाथ में चाय का खाली मग था जो उसने बाहर मेज़ पे धरा। फिर संजीदा चेहरे के साथ गार्ड की तरफ आया। मुझे उससे मिलना है। ये इजाज़त उसे चंद दिन पहले ही मिलने लगी थी। सो गार्ड्स सर हिलाकर उसे राहदारी में आगे ले आया। एक दूसरे कमरे का
लकड़ी का दरवाज़ा कोड दबाकर खोला तो साथी ने अंदर कदम रखा। पैरों में नरम स्लीपर और ऊपर जीन पे हल्की जर्सी शर्ट पहने वो तंदुरुस्त और तवाना लगता था। उसके बरफ दूसरे कैदी की हालत मुख्तलिफ थी। उसके हाथ और पैर जुड़ी हथकड़ियों से बंधे थे जिनसे लटकती जंजीरें दीवार में नस्ब थीं। ज़मीन पे बैठा दीवार से टेक लगाई वो आंखें मूंदे हुए था। चेहरे और गर्दन पे जख्मों के निशान और पुराने कपड़ों पे लगे घट और खून के धब्बे। बंद आंखों के गिर्द नजर आते नील। सदी ने बिल्कुल बेतासुर निगाहों से उसका चेहरा देखा था। हेलो खावर। खावर ने नील नील आंखें खोली। उसकी शेप बड़ी हुई थी और होंठ पे भी खून जमा था। आंखों में बरमी और चुभन लिए उसने सादी को देखा। क्या देखने आए हो? यही कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? फिर हल्का सा मुस्कुराया और नफी में सर हिलाया। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ बच्चे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर हाशिम को मुझसे बदजन कर दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उठा। दर्द की टीसें उठीं मगर जब्त करके वो सीधा सादी के सामने आ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी सारी गेम समझ गया हूँ। पहले दिन से समझ गया था। तुम हाशिम और मुझे तोड़ना चाहते हो मैं कैद में मर जाऊँ और तुम हाशिम को तन्हा करके मारो। डिवाइड एंड रूल, है ना?